नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और फर्स्ट इंडिया कर रहा है शंखनाद। फर्स्ट इंडिया कर रहा है आगाज एक स्वर्णिम अध्याय का, एक अध्याय जिसके जरिए फर्स्ट इंडिया आपको हर दिन आने वाले केंद्र और राज्य के बजट की बारीकियों को समझाएगा। हर दिन एक सेक्टर की समीक्षा करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, आपका साथ होगा तो बजट आने वाला जो है उसके स्वरूप को न सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि हम जानते हैं कि आपके जहन में हजारों सवाल होंगे जिनको बजट के दिन समझा पाना या समझ पाना लगभग असंभव होता है। और इसीलिए आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं बजट महोत्सव, जिसमें अभी तक जो बजट आ चुके हैं उनकी भी बेहतरीन समीक्षा करेंगे। आपको बताएंगे कहां से सरकार के पास 1 रुपया आता है और कहां जाता है। केंद्र में मोदी सरकार के विकास का रोडमैप इस बार क्या होगा और बजरलाल सरकार का राइजिंग राजस्थान समिट के बाद क्या राजस्थान को राइज करने वाला बजट होगा। इस बार केंद्र और प्रदेश का बजट किन सेक्टर पर आधारित होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा क्या प्रदेश को विकास के पथ पर बजट की डबल बूस्टर डोज देंगे, जिसमें रोजगार होगा, सामाजिक सरोकार होगा, महिला सुरक्षित होंगी, पूर्ववर्ती बजट घोषणाओं की समीक्षा होगी। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपके बीच है, सबसे मजबूती से बजट का लेखा जोखा समझने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि इस बार का बजट देश और प्रदेश के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। और इसीलिए फर्स्ट इंडिया शुरू कर रहा है बजट महोत्सव, जिसमें हर दिन एक सेक्टर पर विस्तृत समीक्षा होगी और साथ में उस सेक्टर की उम्मीदों को लेकर बातचीत होगी। तो बजट महोत्सव अमूमन उत्सव होता है जो 1 या 2 दिन का होता है, लेकिन महोत्सव चलता है। महोत्सव 10 दिन 15 दिन चलता है। फरवरी में बजट आना है। हमने सोचा इस बार आपको एक एक सेक्टर को बारीकी से समझाते हैं, आपको समझ में तो आए कि किस सेक्टर के साथ सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है। और इसलिए हमने बेहद खास पैनल आपके लिए इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया है। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र मिश्रा जी, जनरल सेक्रेटरी लघु उद्योग भारती से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यशवर्धन सिंह जी, अर्थशास्त्री हैं, और साथ में हमारे साथ कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह जी हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर यशवर्धन सिंह जी आपके साथ। जरा बताइए एक मोटा मोटा आंकड़ा, सेंटर का बजट 2024 के मुकाबले इस बार कितने % बढ़ सकता है और स्टेट का बजट 2024 के मुकाबले कितने % बढ़ सकता है और वो स्वरूप क्या होगा। हर साल हम देख रहे हैं कि 10% का जो ग्रोथ है, स्टेट बजट हो या सेंटर बजट हो, वो हर साल 10% की दर से बढ़ते आ रहा है। और चूंकि इस बार सेंटर और स्टेट दोनों विकसित भारत, हमारा जो एक प्रोग्राम है विकसित भारत के प्रति, हमारे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो प्लान है कि 2047 में हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है, उसके लिए अब सेंटर और स्टेट ये प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कम से कम 8% से या उससे ऊपर बनी रहे। और उस 8% ग्रोथ को अगर हमें मेंटेन करना है, वो बिना राज्यों के ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे देखते आ रहे हैं स्टेट मेक्स अ नेशन। जी बिल्कुल। और स्टेट्स की जो ग्रोथ है, अगर हम लास्ट 3 साल देखें कोविड के बाद, 2021 के बाद से, तो एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमें देखने को मिली, जब हमने ऑलमोस्ट 8% 9% तक की ग्रोथ भी देखी। लेकिन जैसे कि अभी आरबीआई ने डेटा दिया, जिसमें कि हम और सरकार ने भी बोला कि 24-25 की हमारी ग्रोथ 6.5% पे आ सकती है, जो कि दर्शाता है कि हमें अब हमारे बजट को ज़्यादा खर्चा जो हमारा कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगले आने वाले 10 सालों में अगर हम हमारी ग्रोथ 8% या 7% के ऊपर देखना चाहते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी है और सोशल सेक्टर्स में, हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ पर अगर हम करने वाले हैं तो 6 से 8% का ग्रोथ वहां बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि अभी तक हमारा नहीं रहा है। मोटा आंकड़ा दीजिए, सेंटर का बजट कितने लाख करोड़ का हो सकता है। जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं, तो कम से कम हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सेंटर का बजट है
हम मान रहे हैं कि $4 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करने वाले हैं हम ठीक है। इस कमिंग साल में, और 2026 के अंदर हम हो सकता है जापान जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको क्रॉस कर जाएं। तो वो देखते हुए अब राज्य सरकार को भी उसी तरीके से अपना स्टेट खर्चा का बढ़ाना बजट आप पड़ेगा। क्या मानकर चल रहे हैं? स्टेट के बजट में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 4 से 5-6 लाख करोड़ के आसपास का बजट रहना चाहिए। और वो ग्रोथ, इसमें आप राइजिंग राजस्थान का इंपैक्ट देख रहे हैं? राइजिंग राजस्थान का इंपैक्ट हम सिर्फ इसलिए नहीं देख सकते बिकॉज अगर अभी तक आप पहले के भी समिट्स देखेंगे 10% से 5% के बीच में कन्वर्जन रेट रही है जी। वो एक फैक्टर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लास्ट के 3-4 सालों में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और एग्रीकल्चर ग्रोथ बिल्कुल। दोनों में बहुत ग्रोथ रही है कोविड के बाद से। लेकिन इसमें एक यशवर्धन जी, ये भी तो एक फैक्टर है ना कि भाई आज तक के जितने भी समिट्स हुए हैं जी, वो सरकार के जाने वाले साल में हुए हैं, ये उनका इम्पैक्ट था ही नहीं। पॉजिटिव फैक्टर है कि सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में ये एक समिट करी जिससे कि उनके पास में अगले 4 साल हैं उस चीज को धरातल पे लाने के लिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 5% से ज्यादा की कन्वर्जन रेट जो कि अभी तक नहीं रही है, ठीक है, वो ला पाएंगे। ठीक है। महेंद्र मिश्रा जी, आप जरा बताइए, इस बजट को लेकर उम्मीदें होनी चाहिए कि भाई आम आदमी को फायदा होगा, जो अमूमन सोचता है कि भाई बजट में फिलहाल मिडिल वर्ग के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, आपको लग रहा है दोनों सरकारें फोकस करेंगी? बिल्कुल। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, बजट महोत्सव, मैं सबसे पहले तो आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। बजट अमूमन ये हर साल आने वाली एक प्रक्रिया है और सामान्य जन ने चूँकि पिछले 5-7 साल को अपन देखें तो कोई विशेष आशा बजट से अब लगा नहीं सकते, क्योंकि बजट के अंदर अब लिमिटेशन हो गई है। जो पहले हम देखते थे कि बजट से पहले औद्योगिक जगत में एक विशेष माहौल बन जाता था कि इस बार एक्साइज में क्या होगा, सेल टैक्स में क्या होगा, तो वो सब चीज़ें अब राज्य के बजट से बाहर हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हम इसके अंदर अगर देखें तो उसकी संभावनाएं अब कम हो गई है। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार, चूँकि अब आपने भी चर्चा की कि अभी राइजिंग राजस्थान का इवेंट किया, क्या इसके ऊपर कोई छाप नज़र आएगी? देखिए, छाप नज़र आनी चाहिए और सरकार का प्रयास रहेगा कि वो उसको अंदर कुछ प्रतिबिंबित हो। परंतु यहाँ पर राज्य सरकार की जो मैं समझ रहा हूँ कि माली हालत को देखते हुए पिछले 2-3 साल को अगर देखें तो इनके पास फिलहाल इस साल के अंदर बहुत कुछ देने के लिए नहीं है। अभी कह रहे हैं कि जो 5 लाख करोड़ से ऊपर का जो कर्जा है वो एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं बढ़ेगा, किसी भी तरीके से राजस्थान में रेवेन्यू नहीं आए, चाहे केंद्र सरकार से ये कोई सहमति बना करके या कोई प्रोजेक्ट बना करके उनसे लें या अपने यहाँ का इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाएं, तो भी इसका राजस्थान का कुछ उद्धार महेंद्र हो जी, सकता क्योंकि है। मैं राजस्थान को बहुत लंबे वक्त से देख रहा हूँ, मुझे कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आ रही है। एक, राइजिंग राजस्थान जिसका मैं जिक्र कर ही रहा हूँ। दूसरा, रिफाइनरी जिसकी 2 यूनिट्स अप्रैल के अंदर शुरू होने की बात हो रही है और बाकी यूनिट्स 8 यूनिट्स 26 के अंदर शुरू होने की बात है। इसके अलावा मेजर मिनरल्स माइंस जिसके अंदर जिस तरीके से नीलामी हुई, ऑक्शंस हुआ, उससे यकीनन जो हमारे पास 1 रुपया आता है उसमें कैलकुलेशन तो बढ़ेगा ना, सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ रहा है? देखिए, राजस्व बढ़ेगा, इसको आप 2 तरीके से देखिए। एक तो इन्फ्लेशन रेट आप मान के जो चल रहे हैं, जैसे सपोज करिए 5% या 6% है, तो 6% तक अगर राजस्व बढ़ा तो मैं उसको ये मानूंगा कि आपकी जेब में कुछ नहीं आया, राज्य सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं आया। अगर इससे ज़्यादा बजट बढ़ता है तो हम ये मान के चलेंगे कि आप सरकार के पास देने के लिए कुछ है और वो किस सेक्टर को प्रायोरिटी पे देती है, वो उसके ऊपर एक अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। गजेंद्र सिंह जी, आपको क्या लग रहा है भाई, स्टेट के बजट की अगर बात करें तो कर्मचारियों के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि मैं आज पर्टिकुलरली ओवरऑल बजट को फोकस कर रहा हूं, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या खास हो सकता है? निश्चित तौर पे जो आपने ये रखा है ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। और अभी जैसा कि पिछली जो सरकार, ये 1 साल हो गया, दूसरा बजट है और दूसरे बजट से पूर्व कर्मचारियों से आज मुख्यमंत्री ने संवाद स्थापित किया, एक बहुत बढ़िया पहल है। पिछले बजट में भी की थी, बजट से पूर्व की थी, आज भी, जिसमें वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी और फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सारे लोग थे और लगभग 80 संगठनों के प्रतिनिधि वहाँ बैठ के आपस में बातचीत की। और हमारी जो कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं या कर्मचारियों की मांगें हैं या कर्मचारियों के बारे में सरकार की क्या योजनाएं, ये सारी आपस में बैठ के बातचीत की। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अच्छी पहल है
और हमने जब जिस तरीके से हमने कर्मचारियों के बारे में बताया, पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 1 सितंबर से वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट लागू की जाएगी। हम पिछले कई दिनों से वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, परंतु सार्वजनिक तो नहीं की। कुछ अंश उसमें से वेतन विसंगतियों के जो जारी किए, आदेश जारी किए, निश्चित तौर पे तारीफ के काबिल है। कुछ तो हुआ, पर हम देख रहे थे कि लगभग 400 संगठनों ने अपने अपने ग्रीवेंस जो थी, मांगे थी, वो कमेटी, जैसे सामंत कमेटी थी पहले, उसके बाद में उसने रिपोर्ट दे दी, उसकी सार्वजनिक नहीं किया। फिर खेमराज कमेटी का जो उसकी वेतन विसंगतियों को परीक्षण करने के लिए खेमराज कमेटी की रिपोर्ट जो कमेटी बनाएगी, उसको हमने सारे संगठनों ने अपनी अपनी ग्रीवेंस कमेटी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई। सरकार ने जो है कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है 31 जुलाई को, पिछली साल 31 जुलाई को रिपोर्ट पेश कर दी, परंतु उसकी जो सार्वजनिक नहीं करने को कई दिनों से कर रहे थे। अभी 12 दिसंबर 11 को राज्य सरकार के फाइनेंस विभाग ने कुछ कई जैसे पैरामेडिकल्स थे, सहायक कर्मचारी थे, उनकी ग्रेड पे में संशोधन किया। आपको लग रहा है कि भाई एक और बड़ा फैक्टर है, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, तबादला नीति की मांग बहुत लंबे वक्त से, आपको लग रहा है इस बार घोषणा हो सकती है बजट? नहीं, तबादला नीति में आपको बताऊं कि आज जो है अभी 10 दिन के लिए तबादले खोले गए थे, परंतु इसमें कोई नीति नहीं बनाई गई थी। पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से हम मांग करते हैं कि एक तबादला नीति बने, और विशेष तौर से वो कर्मचारी जो दूर दराज पे बैठे हैं, उन्हें जो ज्वाइनिंग से आज तक वहीं बैठे हैं। जैसे आप एक सपोज, ठीक है, हालांकि मैं अपने दर्शकों को भाई क्लियर कर दूं, बजट जो होता है वो फाइनेंशियल फैसले होते हैं, नीतिगत फैसले उसमें नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि विधानसभा शुरू होने वाली है तो हम उम्मीद कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन यशवर्धन जी, भाई महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने गाना सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो फिलहाल सरकारों की हालत कुछ इस तरीके की रही है ना यशवर्धन जी? तो क्या इसमें कुछ बदलाव आया? मैं एक ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं। भाई निर्मला सीतारमण जी ने 2024 का जब बजट पेश किया था तो 1 रुपया जो आ रहा था सरकार के पास, वो कहां से आ रहा था, उसका एक मोटा मोटा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। उधार और अन्य दे जो थे उससे 27 पैसे आ रहे थे, जो सरकार किसी को कर्जा देती है उससे जो आ रहा था और जो उधार आ रहा था। कर्ज के अलावा जो प्राप्तियां वो 1 पैसे के आसपास, कर्ज के अलावा जो प्राप्तियां वो 1 पैसे, कर के अलावा जो प्राप्तियां 9 पैसे, जीएसटी से 18 पैसे। यानी कि अगर 1000 रुपए है तो उसमें से लगभग मानिए 180 रुपए, अगर 1 रुपया है तो उसमें से 18 पैसे जीएसटी से आ रहा है, 18% कुल मिलाकर। 17% निगम कर से आ रहा है, आय कर से जो आ रहा है वो 19, जिसको हम टैक्स कहते हैं, सीमा शुल्क से 4 पैसे और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे आ रहे हैं, और ये सरकार की कमाई है 1 रुपए की। यशवर्धन जी जरा बताइए इसमें कहां बढ़ोतरी इस बार हो सकती है? जैसे कि हम लास्ट के 2 साल से हम देख रहे हैं जीएसटी कलेक्शन सरकार का बढ़ रहा है, और अभी कुछ समय पहले ही अरविंद पंगड़िया जी जो 16वें वित्त आयोग के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने अभी ये बात बोली कि सरकार को अब इस तरफ चलना चाहिए कि हमें 2 नॉन जीरो जीएसटी रेट्स पे काम करना चाहिए। मतलब अभी जैसे हमारे यहाँ पे 4 रेट्स चल रही हैं, और अगर हम 2 नॉन जीरो रेट्स पे चलेंगे तो उससे हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो आने वाले सालों में बढ़ सकता है। ठीक है, तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन है, बिकॉज हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा जो उधारी है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जीएसटी और साथ ही साथ हमारा इनकम टैक्स कलेक्शन, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो भी लास्ट के 2-3 सालों में बढ़ रहा है, जिसका ये सीधा सीधा तौर पे जाता है। मतलब ये हो रहा है कि हमारी जो टैक्स कंप्लायंस है वो टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज हो रही है, तो लोग ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकालूं कि एक तो आमदनी बढ़ रही है, और दूसरा खर्चा भी हो रहा है। भाई जीएसटी तो तभी आएगा जब खर्चा होगा। बिल्कुल, तो दोनों चीजें हो रही हैं। दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक, चलिए एक बार जरा अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि 1 रुपया जा कहां रहा है। हमने ये तो बताया कि आ कहां रहा है, जा कहां रहा है, जरा इसको भी देखिए। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसे जा रहे हैं, जो सेंटर ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं, जो परियोजनाएं उसमें 8 पैसे, अन्य व्यय में 9 पैसे, पेंशन में 4 पैसे, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 21 पैसे है। यानी कि जो सरकार, सेंटर की सरकार कमाती है, 1 रुपया अगर कमाती है तो इस 21 पैसे वो राज्यों को दे देती है और राज्यों का हिस्सा है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9 पैसे, आर्थिक सहायता में 6 पैसे,
रक्षा में 8 पैसे और ये बढ़ाया गया है। पहले रक्षा पर 8 पैसे खर्च नहीं होते थे, ब्याज की अदायगी में 19 पैसे। आप सोचिए, अगर 1 लाख करोड़ कमा रही है सरकार तो 19,000 करोड़ सिर्फ ब्याज में जा रहा है। और ब्याज गलत नहीं है, हर कोई लेता है। इसको इस उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर मैं गलत नहीं तो महेश जी बताइएगा कि भाई एक आदमी जिसकी तनख्वाह 1 लाख के आसपास होती है वो लगभग 70-80 लाख का मकान लेता है, फिर 40, 45, 50 हजार रुपए की EMI भी भरता है। तो इससे जो ये है ब्याज अदायगी, इससे सरकार जाहिर है एसेट्स क्रिएट कर रही होगी जिससे पैसा आएगा, चाहे वो किसी भी मद से आए। मसलन हम अभी बता रहे हैं जा कहां रहा है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16 पैसे। तो जो ब्याज की अदायगी है जिस पर आपका फोकस भी है कि भाई स्टेट हो या सेंटर हो, जो मोटा पैसा जा रहा है वो ब्याज में जा रहा है, तो इसको आप अच्छा मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं? देखिए, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए अर्थशास्त्र का जो सामान्य सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि आपको पैसे बाहर से लेने भी पड़ेंगे और उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक सामान्य सिद्धांत है। परंतु उसका दूसरा पहलू भी ये है, हम अपने सामान्य जीवन में देखें या व्यक्तिगत रूप पर इसको देखें तो ब्याज या कर्जा उतना ही लिया जाना चाहिए जिसका हम ब्याज और रिपेमेंट कर सकें। तो क्योंकि सरकारें स्थायी नहीं होती हैं तो यहाँ पर यह समीकरण बिगड़ जाता है। चुनाव, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, सरकारों का 30-34 साल के अंदर कोई उदाहरण ऐसा है भाई जहां सरकार हमारी डिफॉल्टर हो गई हो, किसी से भी कर्जा लेने के बाद ब्याज ना चुका पा रही हो? कोई ऐसी स्थिति है कभी? नहीं, ऐसी स्थिति में तो मैं ऐसा किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान डिफॉल्टर है, मैं यही बोल रहा हूँ। ग्रे लिस्ट से भी नीचे चला गया है। भारत के अगर देखेंगे तो लंका की आपने स्थिति देखी है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश ना आए या राज्य ना आवे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो नहीं, लेकिन जो 19 पैसे सेंटर ले रही है, ये एक उदाहरण के तौर पर लूं मैं कि भाई सपोज कीजिए कि 26 से 30 पैसे शायद स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है ब्याज के तौर पर, तो उसके अलावा वेलफेयर काम हो रहे होंगे ना। जैसे आपने एक कर्जा लिया रिफाइनरी के लिए, तो रिफाइनरी जब फिजिबल होगी तो उससे पैसा आएगा, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, या आप इसको बोझ मानते हैं? नहीं, मैं इसमें दो बात है। अगर आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए या ग्रोथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और उससे आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा तो वो डेफिनेटली लेना चाहिए और ऐसी प्लानिंग करनी ही चाहिए। तो जहाँ तक बात आ जाती है, जैसे ये आजकल का जो माहौल चल रहा है, फ्रीबी वाली बातें हैं, उस तरफ अगर उसका पैसा जा रहा है जहाँ से आपको वापस नहीं आना, जाना ही जाना है, तो फिर आप आर्थिक संकट के दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं। नहीं, लेकिन यशवर्धन जी, इस फ्री बीज का एक दूसरा पहलू भी है जो शायद वही समझ सकते हैं जो बजट को समझते हैं। भाई मैं उस पर ध्यान देना चाहूंगा। अगर सरकार सपोज कीजिए किसान सम्मान निधि में किसान को पैसा दे रही है, अगर वो किसी को पेंशन दे रही है, अगर वो किसी को और भी कुछ दे रही है फ्री बीज के तौर पर, कैश में डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर रही है, तो वो पैसा बैंक में तो रहता नहीं है, वो उस पूरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनता है, वो खर्च होता है तो जीएसटी आता है, तो सरकार के पास उसका एक हिस्सा तो वापस ही चला जाता है, और जो बाइंग कैपेसिटी है वो एक कॉमन मैन की बढ़ती है। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि सरकार जो फ्रीबीज या जो सब्सिडीज़, अनुदान जो सरकार दे रही है, सरकार ने भी अभी लास्ट के अगर आप 5-6 सालों में देखेंगे तो अपना जो सब्सिडी देने का मैकेनिज्म है उसको चेंज करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स पे शिफ्ट किया है। उसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि जो पैसा है वो सीधा खाते में जाता है, और जैसे ही पैसा खाते के अंदर जाता है वो पैसा एक तो आपके जो बेनिफिशियरी है उसी के पास पहुंचेगा, पहला। दूसरा, वो इकोनॉमी के अंदर ही रहता है क्योंकि वहीं से वो मॉनिटरीली आपके एक वित्तीय संस्थान से दूसरे के पास में ट्रांसफर होता है। तो ये एक जो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है शुरुआत से, और पहले भी हम देखते आए हैं कि एक बार सबको याद है राजीव गांधी जी ने बात बोली थी कि हमने जब 1 रुपया जब ट्रांसफर करते थे 10 पैसा भी लोगों के पास में नहीं जा पाता था। तो अभी जब ये लास्ट 12 सालों से हम ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स पे काम कर रहे हैं, ये जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे बेनिफिशरीज भी इंक्रीज हो रहे हैं, और जो जिनको नहीं मिलना चाहिए वो लोग सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया तो चलता ही है ना उससे, भाई उससे चल भी रहा है और सही लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, वो पैसा खर्च कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वो पैसा जब इकोनॉमी में आता है तो आपका उससे कंजम्पशन इंक्रीज होता है। बिल्कुल। और जब वो कंजम्पशन इंक्रीज होता है इकोनॉमी के अंदर तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी वैल्यू जो है, मनी सप्लाई जो है, वो भी इंक्रीज होती है। महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं इसमें कि भाई सरकार कोई व्यापारी थोड़ी ना है,
सरकार तो सामाजिक सरोकार के लिए काम करती है, तो उसका पैसा मुनाफा कमाना नहीं है, जो कमाई है उसको वेलफेयर में लगाना, शायद मुझे लगता है कि यही परिभाषा सरकार की है। देखिए, मैं एक लाइटर मोड में बात बोलूँगा, इसको जिस संदर्भ में बोल रहा हूँ उसी संदर्भ में समझा जाए, अलग विषय इसमें नहीं समझा जाए। अब आपने बात चली कि राजीव जी के समय में पैसा तो 1 रुपया दिया और वो पहुंचा बेनिफिशियरी तक। अब आपने अभी तक जो चर्चा करी, इसका मतलब वो 85 पैसा भी तो कहीं पहुंचा और उसका भी खर्च हुआ है, तो वो गलत कैसे हो गया? मैं एक लाइटर मोड में बोल रहा हूँ, तो इसको इसी संदर्भ में समझे। मैं फ्री बी को दूसरे संदर्भ में बोल रहा हूँ, उसको उसी संदर्भ में समझ करके आप बताएंगे, थोड़ा तो मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा, हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन होगा, और इस चीज़ को एक फ्री डिस्कशन की आवश्यकता, बहुत गंभीर विषय है। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने फ्री बीज जिसको मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपने किसी को दे दिया और उसका यकीनन उससे उसका जीवन यापन सरल हो गया या शुद्ध हो गया, परंतु उसकी प्रोडक्टिविटी पर्सन की, वो हम उसको अगर लूज करते जा रहे हैं। आप अगर 40 साल की एक स्टडी करिए कि एक आदमी के कार्य करने की क्षमता अगर फ्री भी देने के बाद में कम हो रही है या उसका मानसिकता ही खत्म हो रही है, तो क्या यह देश के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? ये एक चर्चा हो सकती है, इसमें बहुत समय लगेगा, अलग चर्चा करेंगे कभी, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे सर, क्योंकि इसमें अब 2 मत हो जाएंगे कि भाई 1500 रुपए कमाने के लिए एक 60 साल की 65 साल की वृद्धा किसी के घर काम करे या सम्मान से जिंदगी को जिए, क्योंकि 60 साल तो उसने देश को दिए हैं। ये बहुत एक अलग चर्चा हो जाएगी, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन गजेंद्र सिंह जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, कर्मचारियों को इस बजट से क्या चाहिए, सेंटर से भी स्टेट से भी, जो आप बता चुके हैं उसके अलावा? नहीं, निश्चित तौर पे कर्मचारियों में एक भ्रांति थी, भारत सरकार के कर्मचारी हो चाहे स्टेट के कर्मचारी हो। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि 8वां वेतन आयोग की जो है गठन किया जाएगा और 25 में दिसंबर 25 तक उसकी कमेटी को रिपोर्ट देनी है केंद्र सरकार को, 25 में लागू होनी है। निश्चित तौर पे जितने भी कर्मचारी थे उनमें एक बहुत बड़ी थी कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं होगा, और निश्चित तौर पे सब लोगों को बड़ी दुविधा में थे, मोदी जी हैं करेंगे नहीं करेंगे, पर निश्चित मानिए ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ये कह रहे हैं बजट का तो पता नहीं, लेकिन ये साल का अंत आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, हाँ, बहुत शानदार, और साल की शुरुआत तो खुशखबरी दे ही रहा है। हाँ, नहीं, आज जो किया इसके लिए कर्मचारी बहुत गदगद है, और मैं समझता हूँ जो नहीं होने वाली चीज़ थी ये कर्मचारी मान बैठे थे, उसको आज इस स्थिति में लिया है। और दूसरा, कर्मचारी जो इस बजट से आशाएं कर रहे हैं वो बहुत सी ऐसी आशाएं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि पिछली घोषणा हो रखी थी, पिछली सरकार की भी है, कि राजस्थान में ठेका प्रथा बंद करने के लिए RLSDC की गठन की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि रेक्सो की तर्ज पर, और लगभग 3 लाख कर्मचारी है जो रेक्सो की तर्ज पर इन्हें इंतजार है RSLDC का, जिसमें गठन हो जाती है, तो वो सारे सीधे बेनिफिशरी होते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, यशवर्धन जी आपका भी शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया ने बजट महोत्सव का आगाज कर दिया है। अब आप हर दिन हमारे साथ जुड़िए, बजट के हर एक सेक्टर को हम बहुत बारीकी से आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई बीते 10 सालों में उस सेक्टर में जो बजट की घोषणा हुई उसका एग्जीक्यूशन धरातल पर कितना हुआ, इस बार उस सेक्टर पर क्यों उम्मीदें हैं, कितना बजट उसको अलॉट हो सकता है, और उस सेक्टर के अंदर उस बजट का बाइफर्केशन क्या होगा और उससे आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि इस बार बजट का उत्सव नहीं, यकीन मानिए महोत्सव होने वाला है, और फर्स्ट इंडिया उसमें आपके साथ है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।